मेरे पास कितना इजी है। So now upon why that is James इनका J.J. Thomson's atomic model why was failed? क्योंकि सर उन्होंने कह दिया था कि ना सर पूरा का पूरा सर एटम ना सर पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन सर जब रदरफोर्ड ने सर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया गया कि ना सर तो क्या एक सिंगल सेंटेंस में आप क्या बताएंगे व्हाई J.J. Thomson's atomic model was failed? बोलो सर J.J. Thomson's atomic model was failed because it could not prove the drawbacks of कोई था अब नाम नहीं आता रहा उनकी। आप बोलो अनुराग व्हाई J.J. आप बोलो कार्तिक बोल थॉमसन रदरफोर्ड का ना गोल अल्फा स्कैटरिंग वाला प्रूफ नहीं कर पाया था। हाँ, so J.J. Thomson's model was not in accordance to Rutherford's alpha particle scattering experiment, so it was failed. सर इलेक्ट्रॉन से आ जाता है। J.J. Thomson's रदरफोर्ड का बोल रहे तो मैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक atomic model was not in accordance with आप ना करें not in accordance with because not in accordance with Rutherford's गोल्ड अल्फा पार्टिकल स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो उसके अनुसार नहीं था। So it was failed. तो J.J. थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। अब आगे की बात की जाती है व्हाई रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज फेल्ड। नहीं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया? कॉपी मत देखो, ऐसे ही बताओ। सर वो इलेक्ट्रॉन बोलते थे नहीं बताओ प्रत्युष। रावल why Rutherford's atomic model was failed? एक्सप्लेन नहीं किया था गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल। उन्हीं का तो एक्सपेरिमेंट था, आप क्या बता रहे हैं? बोलिए सर रदरफोर्ड का मॉडल उसके ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव कर पाया था। जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी थी कि जब कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। और सर पार्टिकल की चार्ज पार्टिकल हाँ एनर्जी रेडिएट करता है और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है। तो सर जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी उसमें था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो वो ये नहीं प्रूव कर पाया था कि वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते एनर्जी रेडिएट। आप बताओ प्रॉपर्ली सेंटेंस बताओ। प्रॉपर तो नहीं पता। प्रॉपर क्यों नहीं पता है? सर वो बोलते तो बोलो कार्तिक। चलो सो अब ये तो पहले हमने बता दिया कि जेम्स मैक्सवेल का क्यों मॉडल फेल हुआ। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि रदरफोर्ड का क्यों फेल हुआ। सो एज पर जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी when charged particle accelerates, जब वो एक्सीलरेट करेगा then it radiates energy को रेडिएट करता है। क्या पवन थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करते हैं? ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि वो उसमें धंसे हुए हैं, वो कहीं चलते ही नहीं है। उनका तो प्लम पुडिंग मॉडल है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो रेस्ट पे हैं। इन्होंने क्यों कहा उदयवीर ने? भाई उदयवीर ने कहा कि वो उसमें रेस्ट पर है, एक्सीलरेट नहीं करते। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेट करते हैं क्या? सर वो तो धंसे में था। वो सिर्फ दीज आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए यहाँ एक्सीलरेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है। दीज आर एट रेस्ट। क्या इसमें एक्सीलरेट करते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और
इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रुके हुए कि घूम रहे हैं? घूम रहे हैं सर। So these are moving in a well-defined orbit. ऐसे वो घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तो एक्सीलरेट कर ही रहे हैं। Yes, yes, yes. So in Rutherford's atomic model क्या होता है? In Rutherford's atomic model, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये आर मूविंग, ये मूव करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। क्या ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं? एंड एक्सीलरेट्स, और इसलिए वो ये क्या करते हैं? एक्सीलरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक्सीलरेट। सो दे शुड रेडिएट एनर्जी, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए बताओ? अगर मान लो ये एक्सीलरेट कर रहे हैं तो इसे क्या करना चाहिए? क्या इसे एक्सीलरेट करना चाहिए? Yes. So they should radiate energy continuously, क्या लगातार करना चाहिए? बोलो। Yes, yes. एंड कम, जब कोई भी एनर्जी रेडिएट करेगा तो अपनी एनर्जी को वो लूज कर देगा। क्या भाई, आप किसी उसके वजह से एनर्जी निकल गई, एंड लूज एनर्जी, ठीक है। एंड कम नियरर टू, और अल्टीमेटली कहां पे आ जाएं? क्या नियरर टू न्यूक्लियस। वे न्यूक्लियस के पास आ जाए, फिर ये इनकी ऑर्बिट नहीं होगी। फिर अब इनकी ऑर्बिट क्या हो जाएगी? अगर वो चलते चलते ऐसे आ रहे हैं सर न्यूक्लियस में आ गए। तो फिर ये और पास देखो, पास आते जा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. पास आते आते एक बार ऐसा गिर जाए इसमें, क्या दे आर कमिंग क्लोजर, हर समय पास आते जाए ना। दे ओके दे कम नियरर टू न्यूक्लियस एंड इन स्पाइरल पाथ। किस पाथ में? स्पाइरल पाथ, एंड अल्टीमेटली fall inside nucleus within 10 to the power -8 सेकंड में उन्हें गिर जाना चाहिए। -8 या फिर 8 सेकंड के भी मिलियंथ एंड और उससे भी कम, मिलियन तो 10 to the power 6 होता है। उससे पास, इसलिए भाई अगर इस पेन से एनर्जी निकल गई कुछ, तो क्या अगर ये अर्थ के पास आ जाए तो इसमें ज्यादा एनर्जी के ऊपर? तो अगर मान लो इसकी एनर्जी निकल गई, आपने कहा यहाँ कम है, तो अभी कम एनर्जी के स्टेट में नहीं आ जाना चाहिए। ज़्यादा एनर्जी के स्टेट से अगर उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी तो उसे किस स्टेट में आ जाना चाहिए? अगर ये पेन गिरे तो इसने अपनी एनर्जी कहाँ लूज करी? थोड़ा तो इसने एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से ड्रैग किया, कोलाइड किया, तो एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। और थोड़ा सा इसकी अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदल गई, क्योंकि जो इस समय इसके पास एनर्जी है, क्या वो इसकी स्पीड में बदल गई? 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है ना, तो वही एनर्जी इसमें बदल गई। तो इसी तरीके से कोई चीज अगर पास आ रही है तो इसकी एनर्जी अगर निकल गई तो इसे कहाँ आना चाहिए? क्या पास नहीं आ जानी चाहिए? तो कोई चीज क्लोज आ रही, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो गई और उसको उसके अंदर गिर जाना चाहिए। सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज नॉट स्टेबल मोर देन 10 to the power -6। इससे ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी ही नहीं। सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इनका जो एटॉमिक मॉडल है, इट इज नॉट मॉडल इज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10 to the power -8 सेकेंड, हेंस इट वाज फेल्ड। और इसलिए क्या हो गया? So as it could not, ये क्या नहीं कर सका? Could not, या ये कह सकते हैं it was not in accordance to James Maxwell electromagnetic theory। क्या वह उसके अनुसार नहीं था? As his model was not in accordance to James Maxwell's theory,
जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार नहीं था। सो इट वाज फेल, इसलिए ये फेल हो गया। अच्छा, थॉमसन का इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो रदरफोर्ड के मॉडल को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। रदरफोर्ड का इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग, उनके पहले ही 1900 में जेम्स मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दे दी गई थी। तो अब उस समय थ्योरी आ गई थी, तो आपने ऐसा मॉडल क्यों बनाया कि वो वायलेट कर रहा, चार्ज पार्टिकल है तो एक्सीलरेट करेगा। फिर अर्थ क्यों नहीं गिर जाती सन में? लोगों ने पूछा अर्थ भी तो चल रही, वो क्यों नहीं गिरी? बोलो सर क्योंकि एक डिफिनाइट ऑर्बिट है। ये सही कह रहे हैं कि अर्थ चार्ज पार्टिकल ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि चार्ज पार्टिकल होती अर्थ तो गिरती ना। क्या अर्थ चार्ज है? अर्थ तो न्यूट्रल है, इसीलिए नहीं गिरी। लोगों ने पूछा जब ऐसे तो अर्थ भी गिर जाए सन में, सारे प्लैनेट्स गिर जाएं, तो क्या आंसर दिया गया? क्योंकि वे चार्ज पार्टिकल नहीं है। चार्ज पार्टिकल ही एक्सीलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बात समझ आ गई? तो अब इस चीज को क्वेश्चन दिया जा रहा है आपसे, व्हाई थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज फेल्ड। सर ये आज ही हाँ हाँ सर अपने वर्ड्स में लिख लें। इन्हीं में से जो भी जैसे लिखना हो लिखो, सही होना चाहिए। सर एक was failed, और दूसरा why Rutherford's atomic model was failed। ये दो क्वेश्चन है। सर थोड़ा टाइम टाइम तो है ही है आपके पास। अभी लिखना तो शुरू करेगा, देखते हैं थोड़ा रुकते हैं, स्टार्ट करें। आपको इस चैप्टर के नोट्स मिले कि नहीं मिले? ये वही है जो पीछे बताए गए कि थॉमसन मॉडल क्यों फेल हो गया और रदरफोर्ड मॉडल। ये वैसे भी अपना अपना करिए। चलो हटा दें। सर अभी लिखा ही नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा लिख लो। सर एक बार ये लास्ट वाला समझा दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल क्या है? एक्सीलरेट कर रहा है। यस सर। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यानी जेम्स मैक्सवेल की का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है? यदि आवेशित कण त्वरित होता है, इफ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, तो उसमें से विकिरण निकलते हैं, देन इट रेडिएट्स एनर्जी। क्या ये चार्ज पार्टिकल है और क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है? इसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो इसमें से क्या निकलेंगे? एनर्जी के पैकेट्स निकलेंगे। क्या वेव के नेचर में उन एनर्जी के पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। क्या वही एक्सरे हो सकता है, वही गामा रे हो सकता है, वो विजिबल रे सकता है, वो अल्ट्रावायलेट हो सकता है, वो माइक्रोवेव हो सकता है, वो रेडियो वेव हो सकता है, वो इंफ्रारेड हो सकता है। उनमें से कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट्स इट रेडिएट्स, बोलो इतनी बात समझ में आई? इट रेडिएट्स एनर्जी। अगर ये अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो क्या ये लूज करेगा अपनी एनर्जी? तो इसे अब सेंटर के पास आ जाना चाहिए कि दूर? पास। अट्रैक्ट होके, जैसे अर्थ इस मास को अट्रैक्ट कर रही है, अभी अगर अपनी एनर्जी लूज करे तो इसे पास आना चाहिए कि दूर जाना चाहिए? बोलो पास आ जाएगा। तो ये लिखा है कि नहीं? रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड लूज एनर्जी एंड कम्स नियरर टू। लेकिन साथ ही साथ क्या इसका एक सर्कुलर पाथ भी है? अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में पास आए तो क्या उसका पाथ एक स्पाइरल पाथ हो जाएगा? इट शुड कम क्लोजर टू न्यूक्लियर। अब कैसे आना चाहिए? क्या इन स्पाइरल पाथ? बोलो, ये लिखा है ना इन स्पाइरल पाथ। ऐसे ये स्पाइरल है क्या? जैसे ये कैसा पाथ है बताओ? स्पाइरल। क्या ये सांप जो है, ये सांप जिसमें बैठा वो एक उसका कुंडली है, ये स्पाइरल पाथ है। सो इट शुड कम क्लोजर टू
न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ एंड अल्टीमेटली सिंक इनटू, और अल्टीमेटली किसमें गिर जाए, न्यूक्लियस कितने सेकंड में, 10 power 1 सेकंड के 10 टू द पावर 8 फ्रैक्शन में, तो बहुत छोटा है, इतने ही देर में गिर जाना चाहिए। सो लोगों ने हंसी उड़ाई कि रदरफोर्ड का तो मॉडल 10 टू द पावर माइनस सेकंड से ज्यादा 8 सेकंड से ज्यादा स्टेबल ही नहीं है, ये कोई मॉडल हुआ भला, ऐसा लोगों ने बोला, ठीक है, और इसीलिए फेल हो गया, ठीक है। सर थॉमसन का एटम मतलब मॉडल क्यों फेल हो? ये ठीक है क्योंकि थॉमसन के जो चार्ज पार्टिकल हैं क्या वे एक्सीलरेट करते हैं, नो सर। क्योंकि वो तो एम्बेडेड है, तो थॉमसन का मॉडल इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड ने उनसे पूछा कि अल्फा पार्टिकल गया था, बोलो तो जरा किससे टकरा के लौटा है, तुम्हारे मॉडल में तो सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है और इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं है कि तो इतने बड़े बड़े प्रोटॉन को रोक सके। मतलब मैं एक आपको सिंबॉलिक बता रहा हूँ, प्रोटॉन इतने बड़े तो इलेक्ट्रॉन राई का दाना है, तो सब बहुत छोटे, हमें कुछ भी नहीं दिख सकता, लेकिन इतनी बड़ी चीज को क्या इलेक्ट्रॉन रोक लेगा। तो ऐसा क्या था गोल्ड में जिसने अल्फा पार्टिकल को लौटा दिया, पॉजिटिव चार्ज तो तुमने कतरे कतरे करके पूरे जोधपुर में फैला दिया, एक जगह आप बोल रहे हो कंसंट्रेटेड नहीं है, और इलेक्ट्रॉन है राई के दाने के बराबर में, तो क्या वो फुटबॉल को 180 पे लौटा देंगे। तो थॉमसन्स मॉडल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस टू रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा पढ़ो तो, थॉमसन्स मॉडल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस टू, किसके अनुसार नहीं था, क्या जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड, क्या अगर वो थॉमसन ने रदरफोर्ड ने किया था, उन्हें शॉक क्यों लग गया कि उन्होंने कहा थॉमसन ने बोला हमारे मॉडल में कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो सब समान रूप से पूरी जगह डिस्पर्स्ड है। कहाँ डिस्पर्स्ड है, अगर समान रूप से होता तो लौट क्यों आया, और फिर कहीं से वो इतने एंगल पे क्यों चला गया, इलेक्ट्रॉन से तो टकरा के नहीं जाता, क्या चीज़ थी जिसने उसे इतने एंगल पर बैठ दिया। तो क्या उसने रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन कर पाया थॉमसन मॉडल, इसलिए वो अपने आप ही फेल हो गया, उसे किसी ने फेल किया ही नहीं। समझ में आएगा, अब हटा दें, ये पहले भी लिखा, पिछली क्लास का भी लिखा हुआ। हाँ यस सर। लास्ट ओके यार, वीर को तो याद ही है, अरे नहीं ठीक सर, मैं है, अपने वर्ड्स में लिख लूँ। अपने वर्ड्स में लिखो, बस टेक्निकली सही होना चाहिए तो सही है, वर्ड्स तो हमारे ही बदल जाते हैं हर बार। Why Rutherford's atomic model was failed? ये क्या ड्रॉबैक थे? सर करें क्या? ये लो, सर ये क्वेश्चन तो नहीं लिखना था। ये मिला है आपको? नहीं, क्वेश्चन ही 1 2 डाल के आंसर लिखो। So when Rutherford's atomic model has been failed, no need to extend it anymore. Let us switch over to new some advanced model. जब ये है ही नहीं ठीक तो हमें और इसे क्यों डिस्कस करना? And we should switch over to some advanced model. Now, next model is projected by Bohr's model. तो अभी ये ड्रॉबैक है जो हमने आपको पढ़ाया, ये क्या लिखा है? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, ये सब वही बात थी जो हमने आपको बताया। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये थर्ड मॉडल है। सो बोर एटॉमिक मॉडल देखिए, व्हाट इज मीन्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सर जेम्स मैक्सवेल का कौन सा था फिर मॉडल सर? जेम्स मैक्सवेल का कोई मॉडल नहीं, उनकी एक थ्योरी थी, तो उस थ्योरी के हिसाब से इनका मॉडल नहीं था।
जैसे कोई न्यूटन का लॉ है, बोले एक्शन के खिलाफ रिएक्शन होती है, बोले हमने एक ऐसा मॉडल दिया एक्शन तो होगा उसमें रिएक्शन नहीं होगी। बोले ये क्या बात हुई, इतना फंडामेंटल लॉ है। कोई जैसे किसी ने न्यूटन ने नियम बताया कि कोई चीज़ छोड़ो तो धरती की ओर गिरती है, और कोई ऐसा मॉडल दे मेरे में सब चीज़ें टंगी हुई हैं कोई गिर नहीं रही, बोले ये तुम्हारा मॉडल है। बेसिक चीज़ को नहीं जो फॉलो करे तो मॉडल होगा क्या। तो ऐसे वो कह रहे हैं हमारे चार्ज पार्टिकल तो मूव करेंगे लेकिन एनर्जी नहीं निकलेगी, तो वो तो झूठ बात है। तुमने अपना मॉडल झूठ चीज़ों पे बनाया है तो क्या वो चल पाएगा, नहीं चल सकता है। तो इसलिए पेज हुआ। और जेम्स मैक्सवेल ने कोई मॉडल बनाया, उनकी थ्योरी फिजिक्स से रिलेटेड है, उनको केमिस्ट्री से क्या लेना देना, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए उन्होंने एक थ्योरी बनाई और इनका मॉडल इसको, आप किसी प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी को डिफाइन नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते। आप अपनी कोई नई चीज़ बनाओ और बोलो जो पिछली चीज़ें हैं उन सबसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी नई चीज़, ऐसा हो सकता है क्या। पुराने लॉ हैं उनको झुटला दोगे क्या कोई नई चीज़ बनाते समय। तो अब देखो नील्स बोर ने ये मॉडल दिया एंड हमने आप लोगों को जो नोट्स दिए उसमें डेट भी दी है कि कब कब कौन मॉडल देगा। तो एक बार जरा देख लेते हैं उस नोट्स में, पता तो चल जाए। तो फिर तो देखें, देखो पीछे सबसे फोटो में दी गई है क्या, सब नाम दिए कि कब कब सन में कौन कौन से हैं, किसी पेज में दिया है। बोलो कौन कौन सा में कौन सा मॉडल दिया गया है। 1904, 1911, 1913, 04, 11, 13। जरा ये बात ध्यान दो, देखो 19 लास्ट पेज पर 1904 में जे थॉमसन मॉडल, और दूसरा क्या है बताओ, ये रदरफोर्ड मॉडल, और तीसरा क्या है 1913 यस सर नील्स बोर। और सबसे पहले बताओ कि किस सन में डाल्टन ने बताया था कि 1803 में बताया था कि एटम तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद पता चला एटम के अंदर तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल। ये बोला था कि नहीं, जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम इज अनडिविजिबल, वो बिल्कुल एक जैसा, लेकिन बाद में डाल्टन ने तो बोला था एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। वो तो जब किसी के अंदर कुछ है नहीं तो मॉडल क्या, फिर एटम का मॉडल हुआ भला क्या। बोलो वो कहते हैं ये कोई चीज है बस इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये कोई मॉडल है। बोलो एटम के अंदर कुछ नहीं है, मॉडल हुआ क्या। तुमने तो कुछ बताया ही नहीं एटम के अंदर कुछ। बोलो तुम तो कह रहे हो एटम तो ये कुछ नहीं है। वो बोल रहे थे कि एटम के अंदर कुछ नहीं है और एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो क्या उन्होंने बताया कि एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उन्होंने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, एटम ही सबसे छोटा है। तो ये कोई मॉडल हुआ बताओ, किसी के अंदर कुछ करो तब तो कुछ मॉडल हो, ठीक है कि नहीं। बोल दो ये एक सॉलिड चीज है, गोला है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये मॉडल है क्या। हम तो एटम के अंदर की बात कर रहे हैं ना, एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ, जब उनकी बात करो तब मॉडल है। और कुछ बोल दो कि एटम में कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ होता ही नहीं, तो क्या मॉडल है। अब ये बात अलग है कि 1803 में उन्हें मालूम ही नहीं था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। ये तो जब हमने कैथोड रे और कैनाल रे की खोज की तब पता चला, तो उनकी तो कोई गलती नहीं, इतने पहले के साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं होगा कि ये सब क्या है, तो इन्होंने बताया भी नहीं। सो ये नील्स बोर ने इनके दिया, नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का भी फोटो आपकी बुक में दिया। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब की फोटो आपकी बुक में दी है। क्या जे थॉमसन की भी दी है? यस सर। रदरफोर्ड की भी दी है। जे थॉमसन की क्या? यस सर, पहले पे तीनों की दे दी है। तो इनके पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है मालूम है? सर जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और ये सही कह रहे हैं। Define जो चीजें बिना किसी ट्रुथ पर आधारित हो, क्यों अनुराग ने कहा कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ट्रुथ, इट इज ओनली बेस्ड ऑन assumption। ये सिर्फ झूठी मान्यताओं पर होता है। प्रूफ करना पड़ता हाँ, it is needed to be proved. Postulates are not based any fact, they needed to be proved. अगर उसे कोई प्रूव कर दे तो फिर पोस्टुलेट नहीं रह जाएंगे, फिर वो थ्योरी हो जाएंगे, और फिर उसको वो कभी भी गलत ना हो तो क्या वो लॉ हो जाएंगे। यस पोस्टुलेट से ऊंचा उठा तो थ्योरी, और थ्योरी से ऊंचा उठा तो लॉ।
क्या ये जो न्यूटन का है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ है। लोग पूछते हैं अरे ये लॉ है क्या? थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस? थ्योरी को डिफाई किया जा सकता है, झुठलाया जा सकता है। थ्योरी है, एक थ्योरी पे दूसरी थ्योरी काटती है, लेकिन लॉ क्या होता है? क्या लॉ सबसे ऊपर है देश में? यस सर। लॉ कभी गलत नहीं हो सकता। तो अगर मैं कहूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका मतलब है कि अभी तक कोई भी ऐसा केस दुनिया में नहीं मिला जो न्यूटन के मोशंस के नियमों के विरुद्ध जा सके। समझ में आई बात कि लॉ का स्थान कितना ऊंचा है? इवन मोशन के भी उनके लॉज हैं, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का भी लॉ ही है क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने सब लॉ बनाए, थ्योरी नहीं बनाई है। समझ सकते हो कितने वर्सेटाइल जीनियस थे। तो नील्स बोर का पोस्टुलेट्स है, he has given postulates, he has given, देखो पोस्टुलेट बुक में भी लिखा है पोस्टुलेट और मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, अब क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं? जो रदरफोर्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, क्या वे कहीं भी घूम सकते हैं एटम के चारों ओर? यहाँ भी घूम सकते हैं, यहाँ भी घूम सकते हैं, यहाँ भी घूम सकते हैं। सर क्या? मतलब कहीं भी कितनी भी दूरी पे घूम सकते हैं। हाँ। कोई ये तो नहीं है ना कि नहीं इस जगह नहीं घूम सकते, ये यहाँ नहीं घूमे, यहाँ घूमे, बस वो चक्कर लगाते रहे। रदरफोर्ड ने कहा कि बस सन के पास कोई आ गया है, तो अगर सन के पास आ गया है तो बस वो धरती किसी भी जगह चक्कर लगा, कहीं भी कितनी दूर पर सेट हो जाए, अपना चक्कर मारती रही। तो कहा ना रदरफोर्ड। नील्स बोर ने कहा नो, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट सर्कुलेट इन एनी ऑर्बिट, देयर आर सर्टेन डेफिनिट ऑर्बिट, only those are permitted orbit, in that only electron can revolve। यानी उसकी कुछ डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस पर ही मूव कर सकते हैं। यानी इन्होंने बता दिया कि जो है 52.9 into 10 to the power -12 मीटर। देख लो, ये डिस्टेंस है जिसमें पहली ऑर्बिट होगी। पहली ऑर्बिट कितनी दूरी पर होगी? मीटर समझते हो? तो इनटू 1 स्क्वायर, इतने मीटर डिस्टेंस। अगर मान लीजिए पहला रेडियस है, वो कितनी दूरी पर होगा? इतनी दूरी पर। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन, जो पहली ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सर क्या है? फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है, अगर ये हमारा एक नील बोर क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जो पहली ऑर्बिट होगी वो सेंटर से कितनी दूरी पर होगी? क्या इतनी दूरी पर? ये अपने आप में बहुत छोटी ऑर्बिट है, क्योंकि डेसिमल के आगे आप 12 जीरो लगाओ, या यहाँ पर देखो 10 जीरो लगा दो, ये इस तरीके से 12 जीरो लगेगा कि नहीं? तब इस तरीके से चलेगा। सर 10 लगेगा मतलब, ना? अब यहाँ पर है, हाँ, दो तो इसी में कंज्यूम हो जाएंगे, तो 10 जीरो और लगेगा। तो ये चीज है, यानी कहने का मतलब है इतने मीटर पर पहली ऑर्बिट, फिर दूसरी ऑर्बिट कितने मीटर पर है? क्या वो यहाँ भी हो सकती कि नहीं? उन्होंने कहा नो, उन्होंने कहा अगली ऑर्बिट इतने पे होगी, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। और तीसरी ऑर्बिट, सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है, नेट आने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, लोग जान गए सब कितने कितने दूरी। 52.9, यानी अगर पहली 1 मीटर दूरी पर, तो दूसरी कितने मीटर दूरी पर? 4, और तीसरी मान लो ये 1 है, तो इसका 4 गुना क्या इतना होता है? 1 2 3 4, तो दूसरी कितनी दूरी पर? और तीसरी क्या 9 टाइम्स, 5 6 7 8 9, कितनी दूरी पर? और फिर उसके बाद चौथी कितनी दूरी पर? क्या 16? 4 स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो उनके बीच की देयर आर सर्टेन फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, और एक इन्होंने और बात कह दी, ये हमारी खास ऑर्बिट है। क्या इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूमे तो क्या वो एक्सीलरेट नहीं करेगा? करेगा? क्यों नहीं करेगा सर? कैसे नहीं करेगा? उसकी हर पल डायरेक्शन बदल रही है, तो सर हर में करेगा ना? तो हर एक में ही करेगा। लेकिन उन्होंने बोला ये मेरी खास ऑर्बिट है, और यहाँ आएगा तो एक्सीलरेट तो करेगा, बट रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी। और यहाँ पर उसको अधिकार मिल गया है कि जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी को डिफाई करने का। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? इट इज ओनली पैचवर्क। लेकिन वो कहते देखो लो, ये मेरा पोस्टुलेट है, ये मेरा मानना है। अब पोस्टुलेट को कोई गलत कर सकता है क्या? बोले अगर तुम्हें गलत करना है तो कहना प्रूव करो, जाओ एक्सपेरिमेंटल हॉल में, देखो पोस्टुलेट को। वो कह रहे हैं ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरे ख्यालों की दुनिया है। पोस्टुलेट क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स आर नॉट प्रूव्ड, हाउएवर इट इज नीडेड टू बी प्रूव्ड। पोस्टुलेट तो मान्यता होती ना। तो जब इन्होंने ये बात कह दी,
कि मेरे भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करें, जिस आधार पर रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था। क्या इन्होंने वही चीज फिर से बोल दी? लेकिन इन्होंने क्या बोली? इन्होंने बोला ये कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, वहां इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सब जगह नहीं रहेंगे। अच्छा, डिस्क्रीट ऑर्बिट, दीज आर डिस्क्रीट ऑर्बिट। ये नहीं कि यहाँ भी रह ले, यहाँ भी रह ले, यहाँ भी रह ले, कहीं नहीं रह सकते। ये परमिटेड है, इसके बाद यही परमिटेड है, बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको भगा दिया जाएगा। अच्छा, जब इनको डिफाइन बोले ये तो बड़ी आसानी से जुटलाया जा सकेगा, इनके में क्या कुछ है बात। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटा किए गए तो यही रेडियस पाए गए। ये जो इन्होंने बोला वो सारी बातें सही निकली। तो अब क्यों नहीं करता या क्या बात है, उस चीज के लिए फिर आगे और नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडल बताए जाएंगे। लेकिन इन्होंने जैसे आपका ये इट इज ओनली ए पैच वर्क ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल। जैसे आपके कपड़े आप फट जाए तो क्या यहाँ पर एक पैबंद लगाते हो, स्टिकर? इट इज ए पैबंद, ये पैच वर्क होता नहीं है। कहीं कपड़े फट जाए तो वहां पर एक स्टिकर लगा के चिपका देते हो। गरीब आदमी तो ऐसे ही करता है, उस पर टाँके मार देता है। सो बिकॉज इट इज ओनली बेस्ड ऑन पॉस्टुलेट, सो इट इज ए पैच वर्क ऑन ये जेम्स मैक्सवेल थ्योरी। और इसका कोई इट हैज नो ट्रू बेसिस, इसका कोई सच्चा आधार नहीं है। फिर भी चूंकि ये उससे बेटर मॉडल है और ये जो क्वांटिटेटिव डाटा इनके सब सही हैं। आज भी जो 7वां मॉडल आया है वो भी मानता है कि नील बोरगे ने जितने डेटा दिए क्या वे सभी सही थे। इन्होंने हर इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी भी बता दी, हर इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ बता दी, उसका वेव नेचर कैसा, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसका रेडियस कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, हर चीज बता दी। एंगुलर मोमेंटम, इसके अलावा लीनियर मोमेंटम, इन्होंने दसियों डाटा बता दिए। अब वो सब हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और सब बातें सही है। सिर्फ गलत कहाँ हो गए? इन्होंने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट तो करेगा लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब हम क्यों नहीं करेगा इस चीज को हम आपके सामने खोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी आप पढ़ने जा रहे हो, पहले ही मैं झुठला दूं तो फिर कहोगे इससे अच्छा तो सर पढ़ाओ ही मत जब ये झूठा है, क्योंकि अभी तो 7 मॉडल आने, तो पढ़ो ये क्या कह रहे हैं। लेकिन इतना जान लो कि ये सब जो इन्होंने बताई सच है और उससे ये एडवांस है। समझ में आई बात की नहीं? तो ही हैज गिवन पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? These are, फिर आपने यूनिवर्सल, these are mere assumptions, ये सिर्फ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, ठीक है? So can be proved and needed to be proved, और उसे क्या करना पड़ता है? needed to be proved। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। आगे ना बोल देना, फिर क्लास में हंसी हो जाएगी, बोलेंगे देखो उधर यूनिवर्सल ट्रूथ बोला। तो अब जरा देखो, सो पहला इनका क्या पोस्टुलेट है एटॉमिक मॉडल का? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ओनली। हां, तो ब्रैकेट में आपने वो थर्ड वर्ड कौन सा लिखा है? दीज आर के आगे, दीज आर मियर का मतलब है सिर्फ। सर क्या मियर? हां, सर क्या है? मियर का मतलब दीज आर मैरिली। MERE। हां, मियर का मतलब है ओनली, दीज आर मियर अजम्पशंस ओनली, ठीक है कि नहीं? सिर्फ अजम्पशंस होते हैं, ओनली सर्टेन। मियर का मतलब क्या होता है? सिर्फ। हाँ, वो मतलब जैसे कहते हैं ही इज मैरिली ए पुअर, वो सिर्फ एक गरीब है और कोई टैलेंट नहीं है, एंड हैज नो टैलेंट ना, जिसके जैसे उसके पास कोई गुण ना हो। तो ओनली सर्टेन डिस्क्रीट, सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट ही पॉसिबल है, डिस्क्रीट स्पेशल ऑर्बिट्स इज पॉसिबल। परमिटेड ऑर्बिट है, सब जगह नहीं घूम सकता, ये कहीं भी घूमने लग जाए, ठीक है? सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स। और उसका नाम क्या बताया उन्होंने? डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? सर स्पेशल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक ऑर्बिट के बाद दूसरी ऑर्बिट उससे बहुत दूर है, दो अलग अलग चीजें। क्या कंटिन्यूअस ऑर्बिट हो सकती है और एक डिस्क्रीट? क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम? बोलो। कंटिन्यूअस ऑर्बिट यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं रहेगा, 1 डिस्टेंस पे फिर 4 डिस्टेंस पे, तो बीच की जगह खाली हो गई कि नहीं? तो उस चीज को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब एक आदमी यहाँ, दूसरा वहाँ, डिस्क्रीट है। गलियों में 1-2 आदमी 1-2 मौजूद है। कंटिन्यूअस बाजार भरा हुआ है। तो क्या इनकी सब ऑर्बिट भरी है कि नहीं? सिर्फ एक के बाद कहीं बहुत दूर पे दूसरी है।
छुट्टे, फुटकर। डिस्क्रीट समझ गई कि नहीं? कंटिन्यूअस का अपोजिट है, समझ में आई बात की नहीं? एक होता है लगातार सारी ऑर्बिट पॉसिबल, तो क्या सारी पॉसिबल थी कि नहीं थी? नो सर, नहीं। तो कंटिन्यूअस का उल्टा क्या होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है छिटकी हुई, बिखरी हुई। सो इट हैज ओनली अलग अलग तो ऑर्बिट। जिसमें डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, कंटिन्यूअस नहीं, अलग। तो देयर आर it contains only certain special orbits, discrete orbits of electron are allowed. उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, allowed inside। अब देखो ये चीज है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, आपको क्या ये बात मालूम है कि जो लाइट चलती है, लाइट के पार्टिकल चलते हैं, तो क्या वेव की तरह चलते हैं? वेवलेंथ भाई उसीलिए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या ये जो लाइट आ रही है, सनलाइट, इन सब में भी वेव नेचर है? अच्छा गामा पार्टिकल भी है, कोई भी है, ये गामा रेज में भी वेव नेचर है। तो इन सब में कैसा नेचर होता है? वेव। आप क्या समझती हो दिव्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, क्या ये सीधी रेखा में मूव कर रहा है कि वेव में मूव कर रहा है? ठीक है। जैसे लाइट में दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और क्या है, वेव नेचर भी है। लाइट वेव नहीं है, जो लाइट्स आनी है सब वेव है। वेव है तो हमें अलग अलग कलर्स दिखाई पड़ते, ये चीज है। इस चीज को आगे चल के हम लोग देखेंगे। डी ब्रॉगली ने बताया है कि हर चीज दुनिया में उसके पास दोनों तरीके के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और क्या होता है, वेव नेचर। अगर जो ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट और ये कैसी है, सेकंड ऑर्बिट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये सेकंड ऑर्बिट है और ये कौन सी है, अब इतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो इसे सेकंड मान लिया और इसे क्या मान लिया, थर्ड। तो थर्ड ऑर्बिट में और फिर इसके बाद इसे क्या मान लिया, फोर्थ। तो फोर्थ ऑर्बिट वहां होगी जहां पे इसकी 4 वेव बन जाएंगी। जरा देखो तो ये फिर से देखो, ये एक वेव, बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा अपनी ऑर्बिट में, क्या वेव की तरह? वेव समझे कि नहीं? फिर से देखो, क्या ये एक इस तरीके से वेव होती है? अब मैं इसको घुमा दूं तो घुमा देने पे क्या एक ऑर्बिट बन जाएगा, फिर इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, मोड़ दूं। तो अगर चौथी ऑर्बिट में तो एक वेव बनी, दूसरी वेव बनी और तीसरी बनी और ये कैसे बनी, हो गई ना पूरी। तो फोर्थ ऑर्बिट में क्या 4 वेव? तो ये क्यों नहीं, ये क्यों कह रहे थे कि इससे छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं वो थोड़ी सी छोटी कर लो। तो ये बोल रहे थे कि अगर तुम थोड़ी छोटी करोगे तो ये एक वेव, फिर 2 वेव और फिर ये 3 वेव, क्या चौथी कट जाएगी क्या? बोले मेरी वेव कटेगी नहीं, ये नहीं कि ऐसे नहीं हो सकती कि इसको काट दे। बोले बड़ी करो ऑर्बिट, कट नहीं सकती वेव। समझ आई बात कि नहीं? यानी यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रही है वहां पे इसको खत्म होना चाहिए क्या? समझ आए कि नहीं? अगर जरा सा भी छोटी कर दोगे तो क्या उसकी वेवलेंथ कम नहीं हो जाएगी? वेवलेंथ समझते हो, एक वेव की लेंथ। यस सर। तो इसलिए इन्होंने कहा जहां एक वेव पूरी होगी वहां फर्स्ट ऑर्बिट होगी, जहां 2 वेव पूरी होंगी वहां सेकंड ऑर्बिट होगी। जरा 3 वेव का देखो, ये देखिए यहाँ पे, ये बताओ कितनी वेव पूरी हो रही है? अभी नहीं, पहले बना लो तब। ये 3 पता चल रहा है, एक वेव, दूसरी वेव और तीसरी वेव। अगर ये वो चौथी भी तो हो सकती है, कितने सारी और भी हैं। और नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ देखो एक वेव बस आपने मोड़ दिया है, ये कितनी वेव है बताओ? ये तो गलत है ना। जब वेव काट दे एक दूसरे को तो क्या वो परमिटेड ऑर्बिट है कि नॉट परमिटेड? उन्होंने कहा ये नहीं हो सकती, और बड़ी करो। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि कितनी डिस्टेंस पे होंगी, जहां एक वेव पूरी हो वहां फर्स्ट ऑर्बिट। समझ में आ गई बात? डिस्क्रीट कहने का इनका मतलब क्या था? आपको आपसे चीजें छिपाई जा रही हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जहां जहां वेव पूरी हो जाए। अगर 5th ऑर्बिट होगा तो वहां कितनी वेव पूरी होंगी? 5। और 6th होगा तो 6। तो उसी का 6 बना लो, 6 पार्ट कर लो, 6 वेव बना लो। बात समझ आ गई? तो पहला पॉइंट बताओ मुझे, मींस बोलता है Only certain special orbit are discreted. वही कह रहे हो, अच्छा बताया, और बोलो, पूरा करो। Orbits नहीं आता, बोलो पाते। Only certain or special orbits are discrete orbits of electron. पूरा सेंटेंस पूरा नहीं रहा, बोलो देवी। Sir, only special orbits called discrete orbits inside electron are allowed. बोलो दिव्या। Only certain specific orbits called discrete orbit
of electron are बोलो Only certain special orbits called discrete चलो orbits of electrons allowed inside. हाँ बोलो So only only certain special orbit known as discrete orbit in electron are allowed to are allowed in सेंटेंस ही नहीं मिल रहा है Inside बोलो atom. allowed inside atom. Only certain special orbits called discrete orbits are allowed inside atom. हाँ ये सही समझ में आई बोलो पीयूष प्रत्युष Only certain special orbit. Only certain special orbit discrete. बोलो राहुल Only certain special orbits inside electrons. सार्थक Only certain orbit are discrete. बोलिए Only certain special orbits of discrete. बोलो Only certain specific orbits called discrete of electron can allow. देखो सेंटेंस पूरा नहीं होगा तो बात का कोई मतलब नहीं ठीक है अब जरा देखो दूसरी चीज क्या है व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट मैंने बोला ये खास है मेरी ऑर्बिट और यहाँ घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा नहीं तो जरा सा छोटा होगा तो क्या उसकी वेव कट जाएगी Yes, yes, वो तो अपनी वेव ही नहीं पूरी कर पाएगा सो उन्होंने कहा कि व्हाइल रिवॉल्विंग और भी चीजें हैं वो आपको आगे बताई जाएंगी इन डिस्क्रीट ऑर्बिट सर ये तो गलत होगा ना. है गलत ही लेकिन हम अभी आगे बहुत सारी थ्योरी बतानी है फिर इसी बेसिस पे गलत भी हो जाएगा क्योंकि जो जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी को ही नहीं मानेगा वो मॉडल ज्यादा टिक पाएगा इसी बेसिस पे गिर गया था ये भी बोले ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी को झुठला सके जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी शाश्वत है इट इज इटर्नल इसे झुठलाया नहीं जा सकता इसलिए तुम्हारा मॉडल फेल है जेम्स मैक्सवेल की हाँ? इसीलिए जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी है फिर उससे और थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना पड़ा इसलिए वो थ्योरी रहेगी थोड़ा सा और अमेंडमेंट हुआ है नहीं तो लॉ बन जाता जबकि न्यूटन ने जो लिख दिया उस वो चेंज नहीं हुआ कभी भी इसलिए वो लॉ समझ में आई बात की नहीं थ्योरी भी इंप्रूव होती रहती ना तो व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स Electron do not radiate energy. इलेक्ट्रॉन डू नॉट अच्छा अगर इनमें ये चले देखो क्या बात कर रहे हैं बोल रहे हैं कि सिर्फ कुछ खास ऐसी ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है और अगर उन खास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चले तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा क्या कह रहे हैं अगर हमारी वाली में चले तो रेडिएट नहीं करेगा और रदरफोर्ड वाली में चलेगा तो करेगा नहीं कह रहे क्या कह रहे यही तो कह रहे हैं कि हमारी वाली में चले व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट हमारी वाली डिस्क्रीट है खास है इनमें चले तो नहीं करेगा और तुम्हारे में चलेगा तो करे समझ में आई बात की नहीं अब फिर से दोनों लॉ बताओ पहला बहुत अच्छा बताया था पहला भी फिर से बताओ क्लास के लिए और दूसरा भी बताओ Only certain special orbits called discrete orbits of electrons can be inside atoms. Second, while revolving in discrete orbits, electrons do not radiate energy. समझ में आ गई बात सेकंड पॉइंट बताओ While revolving in discrete orbits, electrons do not radiate energy. While revolving around the discrete orbit, the electron do not radiate energy. सार्थक और बात कर रहे थे तब याद हो गया था बोलो While revolving in discrete orbits, electrons cannot radiate. डू नॉट रेडिएट While revolving यहाँ से while revolving the electron in orbit electron do not radiate. While revolving discrete orbits इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी तो अब यहाँ पर इनके ये दो पॉस्टुलेट हैं एक तो सर्टेन ऑर्बिट्स आर पॉसिबल और दूसरा क्या बताया उनमें चलेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा बहुत आसान से हैं अब जरा देखिए कि इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं बताइए ये जो अलग अलग अब बोर का मॉडल देखो क्या ये सेंटर में ऐसा है जिसमें कौन है न्यूक्लियस में कौन कौन है Proton and neutron. हाँ
तो ये न्यूक्लियस है, जैसे पहले चला था, तो न्यूक्लियस और इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, इन सबको क्या कहोगे? ऑर्बिट्स, शेल्स, सेल्स भी कह एनर्जी सकते हो, लेवल, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो, या फिर ऑर्बिट्स भी तो कह सकते हो, या इसे क्या कह सकते हो? एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो क्या? ऑर्बिट, शेल और एनर्जी। शेल भी कह सकते हो। सर सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है वो हम लिख देंगे अभी। इनके 3 नाम है, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या फिर शेल। शेल। अच्छा, इनका नंबर कैसे दिया जाएगा? ये n = 1 और इसे क्या लिखा जाएगा? 2 और इसे एंड 3 3 और इसे and 4 एंड 4। या फिर इसे k शेल, K, l शेल, L, m शेल और M n शेल। शेल। तो 4 शेल हैं और उनके नंबर दिए जाएंगे। तो ये इसका जो नंबर है इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका नाम क्या है? तो अगर आपसे पूछे बताओ k शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो 1। अगर मैं पूछूं k l m n फिर आगे o p q r s t, वैसे 7 तक ही है क्योंकि हमारे पीरियड कितने हैं? 1 2 7 तक गया लास्ट की नहीं, 7 ऑर्बिट तक ही फिल हो सकते। देख लो 1 से 7 तक ही लिखा है क्या? नीचे। जो 7th फ्रांसियम और रेडियन में लिखा है, 7th में FR फ्रांसियम और रेडियन। तो 7th वाले में क्या 7 शेल ऑक्युपाइड है? 7वीं भाई हाइड्रोजन में कितने शेल में इलेक्ट्रॉन है बताओ, इतना तो समझते हो। एक में तो 1 में आया कि नहीं? Yes, sir. और लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी में, तो कितनी शेल में इलेक्ट्रॉन? 2 शेल में। हाँ, तो और सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दिव्या? बोलो। सर 11। तो ये मालूम है, वो देख लेने तभी पता है। जो चीजें कॉमन टेक लगाओगी इसका हाथ का, तो सर 11 नहीं होगा। हैं? 11 है तो पहली में कितने होंगे? 2 दूसरी में, 8 तीसरे में 18। अरे नहीं बोलो ना, टोटल तो 11 ही है। 2 8 तो वही नहीं बचा। सर 11 क्या है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम में? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ाया गया ना, तो 11 में पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 1। टोटल 11 है। तो क्या वो उसमें 3 शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए वो 3rd पीरियड में आया। ऐसे ही जो फ्रांसियम होगा उसमें कितने शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। यही बात है, समझाइए। तो K L M N O P उसमें 87 है। तो देखो उसमें 11 लिखा भी है, किनारे 11 नहीं लिखा सोडियम में, चेक करो। और नीचे 87, तो 87 का जब डिस्ट्रीब्यूशन करने चलोगे तो कितनी सेल भर जाएंगी? 7। तभी तो 7th में है। यस सर। बताओ है बात कि नहीं? सर ये फ्रांसियम ये सब कितने में आएंगे सर में? इनके 7 सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अच्छा, तो अब इतनी बात हो गई। नेक्स्ट देखो जरा। सो नेक्स्ट इज ओके। अब कुछ और चीजें बताई जाएं आपको। ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर पाथ। सर इमेजिनरी सर्कुलर पाथ। हाँ, it is planar circular well defined path in which electron revolves। इमेजिनरी भी तो होगा। इमेजिनरी भी है, ये प्लेनर सर्कुलर पाथ, मतलब ऐसा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ वो इमेजिनरी ही है। तो इमेजिनरी वर्ड ना बोल के सिर्फ हम लोग ये कह देते हैं प्लेनर सर्कुलर पाथ। इमेजिनरी वर्ड नहीं लिखा है क्या? क्योंकि ये वर्ड हमने कभी पढ़ा नहीं, तो हम अपनी तरफ से क्यों ऐड करें? जो बुक लिखती है सिर्फ हम वही बताएंगे। तो ऑर्बिट्स क्या हैं? प्लेनर सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट्स आर प्लेनर सर्कुलर पाथ। क्या ये एक प्लेन में होंगे ऑर्बिट? देखो सर्कुलर पाथ, क्या ये ऐसा सर्कल तो नहीं है इलेक्ट्रॉन ऐसे चले फिर नीचे, ऐसा तो नहीं है ना? अगर चलेगा भी तो वो बात अलग है कि वेव में चल रहा है, वो आगे की थ्योरी है, वो बोर के मरने के बाद आई। तो इनके हिसाब से तो तब भी सर्कुलर ही चल रहा था। लोगों का नहीं वो तो वेव में चलेगा। तो इनका ऑर्बिट कैसा बताओ? प्लेनर। क्या एक प्लेन में आया सर्कल? ऐसा तो नहीं है कि सर्कल ऐसे आके फिर नीचे आ गया फिर ऐसे आ गया, ऐसा तो नहीं आ रहा ना। तो प्लेनर है और सर्कुलर। बोलो बात समझ में आई? यस सर। अब उसमें क्या होता है? इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड। इतनी बात आ गई। अब जरा देखो कि
ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज शेल। Shell. पॉस्टुलेट इतना ही है, अगर आपसे पॉस्टुलेट पूछा जाए तो ये सब ना लिखो, ये अतिरिक्त जानकारी है। ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज शेल। ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड शेल, या फिर इसे क्या कहते हैं? एनर्जी एनर्जी लेवल। या एनर्जी लेवल। इसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मुझे बताओ पवन, n=1 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी कि 2 में तब ज्यादा एनर्जी होगी? सर 1 में है सर। ये ठीक है, 2 में। 2 में ये भी ठीक कह रहे हैं, सर दोनों में किसी भी में ये और अच्छा कह रहे हैं क्योंकि किसी में भी नहीं होगी, उसमें एनर्जी का क्या लेना देना। तो जैसे माही ने बताया कि रेडिएट एनर्जी फिर कैसे करेगी? भाई रेडिएट तो करेगी नहीं, इनके में तो नहीं करती ना। अच्छा। तो इन्होंने सबसे अच्छा माही ने बताया कि 2 में सबसे ज्यादा हो। अब हम ये देखें माही ने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अट्रैक्शन के विपरीत अगर कोई चीज जाएगी, क्या अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इस पेन को, यस सर। उसके जितनी दूर जाओगे तो उस पेन के पास ज्यादा एनर्जी कि जो इसके पास है उसके पास। दूर है। तो जैसे आगे चलते चले जाओगे क्या उसमें एनर्जी बढ़ती चली जाएगी? तो जरा देखो, अगर n=1 है और n=2 है तो 2 पे एनर्जी ज्यादा है कि 1 पे? 2 पे। और 1 में सबसे कम, उससे ज्यादा 2 में, और फिर 3 में, और फिर 4। और फिर 4 में। तो ये एनर्जी किधर की ओर बढ़ती जा रही है? 1 2 3 4। 4 में, और आगे चले जाओ तो और आगे। सो दीज ऑर्बिट्स आर, इनको शेल कहते हैं, ठीक है? एंड और दीज आर डिनोटेड बाय KLMN। इनको किससे डिनोट करते हैं? KLMN। दीज आर डिनोटेड, और सर आगे बढ़ेगा तो फिर KLMN OPQRS, OPQ तक और ले आओ और फिर OPQR तक जाएगा क्योंकि 7 ही तो टोटल है। यस सर। और कितना होगा? सर क्यों KLMNOPQ, Q तक जाएगा। These are denoted by सर सबसे ज्यादा किसमें होता है? K shell, L shell, M shell, बोलो, N shell, and so on, उस तरीके से। These are associated with नंबर, उसको कहते हैं जो n है ना, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम। और भी इनमें और भी आगे चीजें आएंगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर इसमें आप देखोगे अरे इसमें तो और भी छोटे छोटे एनर्जी क्वांटम फिजिक्स भी कुछ होता है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, फिर 10th में जाओगे तब और बताएंगे। फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम क्वांटम। अब हम आगे धीरे धीरे बताएंगे ना, थोड़ा थोड़ा बताएं तो आगे बढ़ जाए। तो उस नंबर को क्या कहते हैं? क्वांटम का मतलब क्या पैकेट होता है? क्या एनर्जी यहाँ पैकेट के रूप में? यस। क्वांटम समझते हो? क्वांटा का क्या मतलब होता है? क्वांटा ग्रीक वर्ड, उसका मतलब कि एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट में क्या अलग अलग पैकेट में है, या तो इतनी एनर्जी होगी या उसके डबल होगी। वो कहेगा आपके यहाँ दुकान वाला, ये तो नहीं कहेगा, आप कहोगे मुझे 257 ml दूध दे दो, कहेगा नहीं नहीं 500 ml है, 1000 ml है, बीच का पैकेट नहीं है, मैं काट के नहीं दूंगा दूध पैकेट में। तो क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है ये सब चीजें यहाँ पैकेट में, आटा दाल चीनी, तुम्हें अगर उसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो भी इस पैकेट में है, 1 गुना या 4 गुना, 1 स्क्वायर या 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर, 9 गुना। बात समझ आएगी नहीं? तो वो कह रहा है यहाँ सब पैकेट में है। इतने ये रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कि चाहे मर्जी यहाँ घूम ले, फिर थोड़ा सा चलो बाहर और घूम जाते हैं, जरा टहल आते हैं। टहल नहीं सकते हो, अपने घूमो उसके बाद फिर 4 गुने पे दूसरा है। यहाँ टहलने वाला चक्कर नहीं है, तुम्हारा वेव पूरा है, बस यहीं पे रहो, ना आगे ना पीछे। इसी को तो डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। तो क्वांटम का मतलब क्या होता है? पैकेट, या तो तुम एक पैकेट दूध दे लो फिर 2 ही पैकेट मिलेगा। ये नहीं कहो कि मुझे 750 ml दे दो, देगा कोई? तुम फाट के देगा क्या पैकेट में? यही चीज। तो यहाँ चीजें पैकेटाइज्ड हैं, समझ आई बात आपको? तो पैकेटाइज्ड का क्या मतलब है? इसीलिए मैं इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुख्य पैकेट एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसको पैकेट नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? क्वांटम क्या पैकेट को कहते हैं? तो n=1 पैकेट नंबर 2 पे जाए तो उससे ज्यादा एनर्जी। अब वो कितनी ज्यादा? वो माही ने बता दी 4 गुना ज्यादा, क्योंकि n स्क्वायर हो गया ना। Yes. कैसे इन्होंने जान ली कि दूसरी ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी है? क्योंकि जितना अट्रैक्शन से दूर जाओगे उतनी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। बोलो थर्ड में और ज्यादा नहीं होगी, बढ़ तो 1 से कितनी गुना ज्यादा होगी? सर थर्ड में हाँ। 8 टाइम्स। ये ठीक कह रहे हैं, मतलब एक तरह से 9 गुना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और फिर 3 स्क्वायर। तो इस तरीके बुक में से क्या लिखा है सर? 2m स्क्वायर। वो अगले पेज में, वो बोर एंड वेरी प्रिंसिपल अगले पेज में बताएंगे, पहले इस पेज को देखो। यस सर। समझ आई बात की नहीं? यस सर। आप अच्छा, these are denoted by K shell, N shell, N shell, N
ठीक है, ए नंबर इज एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। तो अब यहाँ लिखो शेल, शेल कौन सी है, ALMN, और बताओ उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 2 3 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या है, M, और उसे क्या कहते हैं, n = 1 2 और 3 और बोलो, समझ में आई बात की। तो ये बात इतनी बताई, और देखो लो लिखा भी है यहाँ पे, लास्ट टाइम पढ़ो सर कहाँ पर? यस सर। अब आगे देखें। तो अच्छा ये क्या है, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है। अगर आपसे कोई कहे बोर एटॉमिक मॉडल बनाओ तो यही बनाना, तो ये चीज हो गई। अब देखो थोड़ा सा अंतर है, आप अपने जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बना हुआ देखो और बोर्स, क्या फर्क, सर क्या देखना है? मतलब आपके जो नोट्स मैंने दिए ना उसमें सबसे पीछे के पेज पे देखो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसे बना है, बोर एटॉमिक मॉडल कैसे बना, क्योंकि बनाने को आएगा तो वही बनाना पड़ेगा ना। ये रदरफोर्ड का है सर थोड़ा सा डिफरेंट है। सर, किस वही में थोड़ा सा रदरफोर्ड डिफरेंस और- देखो, दिखाई पड़ा कुछ डिफरेंस की, वैसा ही लग रहा है, सर थोड़ा सा है। तो वही थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना है। सर थोड़ा सा देख लो, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ये सब भी लिखना है, हाँ। देख लीजिए, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल लिखना है, N = 1 2 3 4, हाँ सर। ये अरे पढ़ो। बस ये सब लिखना है आपको, सभी जब भी हम अभी भी लिखना पड़ेगा, अभी देख तो लो पहले। ये चीज बनानी है, और फिर फिगर में रदरफोर्ड बनाए तो उसे रदरफोर्ड का देखो कैसा है, यहाँ सारी मॉडल बनी है तो रदरफोर्ड का बनाना होगा तब कैसे क्या भी टेस्ट है क्या? देखो आगे देखो, ये क्या है, हाँ, रदरफोर्ड का हो गया, समझ आई बात की नहीं, सर क्या है ये टेस्ट है क्या? टेस्ट नहीं है लेकिन आप समझ, जब भी होगा तो लिखोगे कि नहीं, Yes, sir. टेस्ट तो हर चीज का ही होगा। इस संडे को आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी टेस्ट होगा और इसका भी टेस्ट होगा, सर दोनों स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दोनों लॉन्ग टेस्ट होगा 2 आवर्स, क्योंकि अब आपका एमसीक्यू बेस नहीं आएगा सर सरफेस एरिया और इसमें इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सर जितना पढ़ा दी शुरुआत से जितना पढ़ाया उतना ही। अब जरा देखो कि पूरे नंबर लाने पे 100 रुपए का इनाम भी है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर ये शेल हो गई, तो ये आपका नील बोर का एटॉमिक मॉडल है, समझ में आ गई बात। Yes, तो sir. नील बोर के एटॉमिक मॉडल में K11 शेल दिखाना, ये लिखना है, और क्या लिखना है, ये शेल है और साथ में ये न्यूक्लियस है। देखो मैंने न्यूक्लियस मिटा दिया, बस आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे अच्छा है कि बुक से ही देख लो कि बुक क्या है, जो बुक का है वही बनाना है। और ये क्या है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल, सो स्टेट बोर्स एटॉमिक मॉडल, स्टेट सर बोर्ड्स का कौन सा डायग्राम है? एटॉमिक मॉडल जो बुक में बना है, ये और ड्रॉ मॉडल ऑफ हिज एटम, मॉडल ऑफ हिज एटम अप टू, बुक कहती है n = 3, क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया वहाँ 4 तक नहीं बनाया गया है, वहाँ 3 तक बनवाया गया। आपकी बुक के एक्सरसाइज में भी देख लो एक क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन है बोर का एटॉमिक मॉडल बनाओ और ड्रॉ कब तक के लिए करो, N3 n = 3। सर बस डायग्राम बनाना है। स्ट्रेट नहीं करोगे, 2 पॉइंट। सर क्या सर ये है ओनली सर्टेन मैंने तो बनाया। यही बोलते रहते हैं अनुराग सर 2 ही टेस्ट क्यों ले रहे हो, ज्यादा लिया करो। सर थोड़ा बोलो बोलो। 5 मिनट से सही सर सर। 5 बजे करेंगे। 5 अभी हमें आगे बढ़ना है ना, अब आप देख लो। सर थोड़ी देर रुक जाइए। आप थोड़ी देर तो रुके, बस 1 मिनट। मिटाने में भी तो समय लग ही जाता है।
सर थोड़ा सा सर, लैंग्वेज में लिख सकते हैं लिख बहुत इसमें मार्जिन नहीं होता, मॉडल अपनी लैंग्वेज में नहीं चलता। और ये होता है कि वो क्यों फेल हो गया, ये क्यों फेल हो गया, वो चल जाता। मॉडल में तो जरा सा घटे बात बिगड़ जाती, बल्कि देख ही लो बुक से, वो जितना अच्छा जितना लिख सको वो अच्छा है। दो ही लाइन और सर बस डायग्राम ज्यादा फालतू की चीज लिखा नहीं रहा, इसीलिए सिर्फ सर मॉडल डायग्राम में करना क्या है, न्यूक्लियस और ऑर्बिटल, यही बनाना जो बुक में बना। और सर ये तीनों 3 शेल्स बनाते हैं। 3 शेल बुक में जो बना है वही पेन बना। से बना सकते हैं। हाँ अब ठीक है, चालू करें। आसान मॉडल है। इन्होंने कहा है कि कुछ खास ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है और उन खास ऑर्बिट में घूमने में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। देयर आर सम स्पेशल अलाउड stationary states around a nucleus. These are called orbits, and while revolving in orbit it will not radiate energy. जरा अब इंटेक्स क्वेश्चन पे आ जाएं। तो सबसे पहले जो 2 इंटेक्स क्वेश्चंस थे वो क्या हमने कर लिए थे, व्हाट आर कैनाल रेस, कि नहीं किया था? सर नहीं किया। वो नहीं किया। सो इंटेक्स क्वेश्चन करिए, पेज नंबर 49 वैसे ही कर चुके हैं, नहीं किया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज 47, व्हाट आर कैनाल रेस। तो कैनाल रेस क्या हमने बताई आपको कि when देखो ये आपको क्या बताया गया था कि हमें कैथोड रेडियो कैथोड कैसा लेना है, सर क्या बोलो। परफोरेटेड कैथोड लो। और ये क्या है, एनोड। एनोड यानी पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव। तो ये कैसा कैथोड है, परफोरेटेड। सर कैथोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड। और ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है क्या, नेगेटिव। ZnS कोटिंग। और ये क्या है, टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम से बिल्कुल इसमें से हवा निकाल ली गई है, टू वैक्यूम। और ये एनोड है, एनोड प्लस है। सर और इसके अंदर कोई गैस अब जरा देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस भरी जा सकती है। तो इसके अंदर H2 गैस है या H एटम है, तो एटोमाइज्ड H। एटोमाइज्ड का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? सर मतलब अंदर डाल के फिर इस ये सही कह रहे हैं। इनका मतलब है H2 ना लो, हाइड्रोजन एटम्स लो। एक होता है मॉलिक्यूलर H, तो वो H2 हो जाएगा ना, H2 गैस होती है कि नहीं। और एटोमाइज्ड का मतलब सब कैसे हो, एटम एक ही है, है। H एटम। अब मान लीजिए इसमें से ये निगेटिव ले लिया गया, ये कैसा लिया गया, नेगेटिव। इधर देखो ये निगेटिव लिया गया है। अब इसमें से अगर कैथोड इधर चलेंगे तो जो H एटम है तो क्या होगा बताओ, क्या उसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा तो क्या होगा बताओ, इस इलेक्ट्रॉन। तो क्या उसको भी कहेगा चलो यहाँ से, यहाँ कहाँ पड़े हो, हमारे साथ चलो, हम लोग प्लस में चलें। तो खुद तो गया और उसको हिट किया। जैसे एक बच्चा बैट लेके निकलने लगता है तो मोहल्ले के सारे बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं, नहीं लग जाते हैं, बैट लेके जा रहा है बाहर, ये जरूर खेलने जा रहा है। तो ये बैट लेके निकला, निगेटिव चार्ज, निगेटिव निकलेगा ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ये सब ना। तो ये निकला और इसको भी हिट किया, ये भी निगेटिव था। तो ये दोनों कहाँ चले, ये दोनों एनोड की तरफ। एनोड की, चलो वहाँ पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ये वहाँ चली, जैसा हमने बताया कि दयाराम बोल देता है वहाँ पकौड़ा पड़ रहा है, चलो खाओ, वो डाल देता है ग्रुप में, तो सब पकौड़ा खाने चले सबका जाते कैस्ट्रॉल और स्टॉल बढ़वा है सबका, ठीक है। तो ये दोनों इधर चले। अब ये जो बच गया क्या, ये प्लस है, बोलो। तो वो प्लस कहाँ जाएगा भाई, हाइड्रोजन के सेंटर में क्या एक प्रोटॉन होता है, तो वो जब ये चला गया तो प्रोटॉन ही बचा। क्या वो इस परफोरेटेड, इस छेद में से निकलेगा, ये जो छेद यहाँ बना हुआ है, कैथोड की तरफ जाएगा। भाई कैथोड की तरफ जाएगा, साथ में कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो छेद से निकल जाएंगे, सिंटिलेशन करेगा उधर। और वहां जाकर के क्या यहाँ पे चमक उत्पन्न करेगा, सेंटिलेशन। यस सर। सो अब हम देखें व्हाट इज कैनाल रे। व्हेन CRT, कैथोड रे ट्यूब, इन कैथोड रे ट्यूब एनो परफोरेटेड कैथोड इज टेकन। परफोरेटेड कैथोड का क्या मतलब होता है, छिद्रिल कैथोड, जिसमें छेद बने। सो व्हेन if in cathode ray tube, cathode
रे ट्यूब। कैसा कैथोड ले लें बताओ? परफोरेटेड। कैथोड इज टेकन, then the ray which passes through, जो कौन सी रे? then the positively charged rays, जो positively charged rays हैं, which passes through cathode, passes through holes of cathode and produce scintillation on zinc sulfide screen. ये डायग्राम जो आपने वो कैथोड परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है? इस कॉल्ड, अभी बता देना पूरा, कैनाल। उसे क्या कहेंगे? इस रे को क्या कहेंगे बोलो? कैनाल रेस। कैनाल का क्या मतलब होता है? क्या सुरंग? यस सर। क्या कैनाल तो सुरंग को कहते हैं ना, तो ऐसे बीम्स जो सुरंग से होके निकल जाएं उन्हें क्या कहेंगे? कैनाल रेस। और पहले हमने क्या कहा था? क्या सिर्फ एक ऐसे लिया था CRT, और यहाँ से ये देखो, तो अगर मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और प्लस की ओर चल जाए तो उसको क्या कहते हैं? कैथोड रे। ये कैथोड रे। और उसे क्या कहेंगे? कैनाल रे। जो इधर आया वो सिर्फ क्या प्रोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन तो उसका चला गया, अब उसके पास क्या बचा? तो क्या कैथोड रे पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं, और जब ये कैनाल रे क्या होती है बताओ? पॉजिटिवली चार्ज। और कैथोड रे क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज। तो कैथोड रे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कैथोड रे। अब हम इसका एक फिगर देख रहे हैं, वैसे तो देखा हुआ है, बट अगेन लेट अस सी। Canal rays. So let us see it. यही चीज बनाइए, वहां भी देख लो, याद आ जाएगा कि पहले पढ़ा है दूसरा दिन का। Goldstein E. Goldstein constructed a special tube known as a canal ray tube. These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. Atomic hydrogen. The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the पॉजिटिव cathode. रिफ्लेक्ट हो सकता है पीछे? रिफ्लेक्टिव, अगर इस पर आप एक नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव लगा दो तो किसकी ओर As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays. देखो सारे प्लस जा रहे हैं कि नहीं कैनाल रेज में? हाँ यस। तो इतनी बात समझ में आ गई कि कैनाल रे होती क्या है। W. Wien succeeded in deflect. अब ये वीन 10th का है, ठीक है, इतना ही 9th था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर भी हम आपके लिए एक आसान कैनाल रे की डेफिनेशन देखते हैं कि इससे भी आसान हो सकती क्या। डिफाइन कैनाल रेज।
According to Topper, the beam of rays which travel in a direction away from anode towards cathode when gas is taken in a discharge tube is subjected to the action of high voltage under low pressure is known as canal rays. उतना ही पड़ेगा, चाहिए लिखो चाहे लिखो, वो सब भी कोई आसान तो है नहीं। तो हमने क्या लिख दिया, इफ इन कैथोड रे ट्यूब परफोरेटेड कैथोड इज टेकन, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड इज टेकन एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, तो द बीम विच मूव्स टुवर्ड्स the positively charged beam which moves towards cathode and pass through its holes is called canal ray। बोलो बात समझ में आ गई कि फिर से बताएं? when perforated cathode is taken, एक बार आप बताओ तो मुझे समझ में आया, कहाँ नहीं समझे तो मैं बता दूं। सभी आप कैनाल रे फिर से समझो, बोल बता सकती हो दिव्या? देखो मेरी बात सुनोगे फिर बताना। when perforated cathode is taken and high voltage is applied, इसमें क्या कर दिया जाए, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए, देन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बीम व्हिच मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड क्रॉस इट, क्या कर जाए, जरूरी है द पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर माइनस की ओर चले जाते हैं, इस लालच में ही तो चलता है कि माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव ही तो माइनस की ओर चलेगा। फिर से सुनो, व्हेन क्या बताया आपको, व्हेन हाँ बोलो, when perforated cathode ray tube taken, ट्यूब ना लो, परफोरेटेड कैथोड वो डिस्क है ना, सर रे ट्यूब बोल सकते हैं ना। when perforated cathode is taken, ट्यूब वर्ड क्यों लगाते हो, ट्यूब को पूरा ट्यूब ही लिखा है, कहाँ लिखा है, कैथोड रे वो ट्यूब सेंटेंस पढ़ो ना, इन कैथोड रे ट्यूब परफोरेट कैथोड इज टेकन, परफोरेटेड में कैथोड के आगे ट्यूब थोड़े ना लगाओगे, परफोरेटेड, फिर से बोलो, Perforated cathode. बोलो, In cathode ray tube, perforated cathode is taken, so then the positively charged rays moves towards cathode through holes and pass through holes is called canal ray। है आसान कि नहीं, जो उसको उससे पार कर जाए and produce, पूरा बताओ दिव्या, सही बात। अब हम हमें पता चल जाएगा कि समझ में आ गया, एक बार जब आप बताओ चलिए। If in cathode ray tube, perforated cathode is taken, the positive charge Beam. which move through holes of cathode and produce scintillation on zinc sulfide screen. This is known as canal. बोलो का perforated cathode is taken, then the देखो परफोरेटेड कैथोड क्या निगेटिव होता है, उसकी ओर कौन बढ़ेगा, निगेटिव बढ़ेगा कि प्लस, तो यही बोलना। देन ए पॉजिटिव चार्ज बीम मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड पासेस थ्रू इट, और गुजर जाती, जैसे ट्रेन जाए सुरंग की ओर और सुरंग से गुजरे, सुरंग रेज है, नाम ही कैनाल रेज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बीम which move towards cathode and pass through it is called canal ray and it produces scintillation। सर रेज होगा या बीम, बीम बोल रहे रे देखी बात, बोलो उदय बीम। Sir, in a cathode ray tube, perforated cathode ray, a perforated cathode is taken, which is the negatively charged electrode. So the positively charged atoms move from the holes. एटम नहीं, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तब या तो आयन बोलो या बीम बोलो, पॉजिटिव चार्ज बीम बोलो या रे, एटम तो नहीं बोल सकते भाई, किसी हाइड्रोजन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या वो आयन नहीं है। So when the positively charged ions move towards the negative anode through the perforated holes, then they go to the zinc sulfide screen and give scintillation. These rays are, this beam of rays is known as. एक बार अनुराग बोलो। हाँ सर अभी आप इन बोलो। when perforated cathode ray is taken, then the positively charged ray move towards the cathode and pass through the cathode holes and produce scintillation on zinc sulfide screen is called canal ray। सर सही बोल रही है। हाँ बोलो। In cathode ray tube, perforated cathode याद नहीं है ना,
याद होना चाहिए। चलो अब मुझे लगता है लगभग सभी को याद हो गया और समझ में भी आ गया ना क्या नाम लेके आए। अब अगली बात देखो, इफ एन एटम कंटेन्स, अगला क्वेश्चन देखो इन टेक्स्ट, इफ एन एटम contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? So the atom is neutral. क्यों न्यूट्रल है? As the charge of electron is equal to the charge of proton in magnitude. As the charge of electron is equal to charge of proton in magnitude but opposite in nature. दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन क्या नेचर अपोजिट है। सो द नेट सम ऑफ चार्ज विल बी जीरो। भाई एक में प्लस 1.6 है इंटू 10⁻⁻⁹, और दूसरे में क्या है माइनस, तो वो नल नहीं हो जाएगा। एंड अपोजिट इन नेचर, सो उनका जो नेट सम ऑफ चार्ज इज जीरो। मान लीजिए मैं कहूं कि नेट चार्ज क्यू होता है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिखा जाएगा क्या? एक एटम में क्या क्या है बताओ? एक प्रोटॉन है और एक क्या है इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ दो तभी तो नेट चार्ज आएगा। क्यू नेट, क्यू चार्ज को कहते हैं मालूम है क्या? तो बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और इसका चार्ज कितना होगा? तो बोलो इन दोनों का कितना सम हो जाएगा? क्या जीरो कूलम नहीं हो जाएगा? सर से किया था सर, किया था। ये किया था, इन्होंने बोला फिर से कराओ तो मुझे कराना पड़ेगा, नहीं तो मैं कराने वाला नहीं। पता नहीं रहे नहीं होंगे, नहीं तो ठीक है। सो टोटल सम विल बी जीरो। बाकी अगली क्लास में करेंगे। ओके वेलकम।